बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सचेंज ऑफ एसिड्स। एक्सचेंज ऑफ एसिड्स के बारे में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए जिसमें डिफरेंट सिनेरियोज थे कि सबसे पहली चीज आप लोगों ने क्या देखनी है कि अगर दोनों एसिड्स में से एसिड्स गिवन अप एंड एसिड एक्वायर्ड, अगर दोनों में से अगर एसिड एक्वायर्ड न्यू एसिड की फेयर वैल्यू गिवन हो और ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू गिवन ना हो, तो आप लोगों ने अपने न्यू एसिड को रिकॉर्ड करना है फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसिड। उसके इसके साथ कैश प्लस माइनस नहीं करना। लेकिन अगर आप लोगों के पास दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो तो एसिड गिवन अप की फेयर वैल्यू को प्रेफरेंस देनी है आप लोगों ने। प्लस माइनस कैश, कैश पे किया तो ऐड कर दोगे, रिसीव किया तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड में से उसको लेस कर दोगे। अगर हमारे पास ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू गिवन हो लेकिन न्यू एसिड की फेयर वैल्यू गिवन ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में ओल्ड एसिड की ही फेयर वैल्यू हम लोग पिक करेंगे। और अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन ना हो तो कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड एसिड प्लस माइनस कैश। उससे रेलिवेंट हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस थे। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 की डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये आप लोगों की होम असाइनमेंट थी। सबसे पहले हम इसके सोल्यूशन को देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट देखें। रिक्वायरमेंट में आपसे कहा गया कि पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। मींस दैट एक मरतबा आप लोगों ने ए लिमिटेड के अकाउंटेंट्स बनकर सोचना है, फिर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन बी लिमिटेड के अकाउंटेंट्स बनकर सोचेंगे। लेकिन अगर आप जहां पे गौर करें तो उसने आपसे क्या कहा है। अब जब क्वेश्चन में उसने कह दिया है मुझे जर्नल एंट्रीज चाहिए, क्या वो देखेगा कि आपकी सहूलत लेजर में है और आपने लेजर बना कर दे दिया और आपको मार्क्स मिल जाएंगे? कभी भी ऐसा नहीं होने वाला। जब उसने कह दिया जर्नल एंट्री तो जर्नल एंट्री ही बनानी है, लेजर बनाकर नहीं दे सकते। अब जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, उसके लिए हम लोग सबसे पहले सोचेंगे ए लिमिटेड के लिए। ए लिमिटेड का एसिड, उसकी डिटेल्स हमें प्रोवाइड की कि ए लिमिटेड के एसिड की कॉस्ट क्या है हमारे पास 50,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है 30,000। फेयर वैल्यू जो एसिड ए लिमिटेड का है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है 24। ए लिमिटेड बी लिमिटेड का एसिड एक्वायर करने जा रहा है, तो बी लिमिटेड के एसिड की वैल्यू कॉस्ट 60,000। उसकी बुक्स में, बी लिमिटेड की बुक्स में उसकी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 32 था और बी लिमिटेड के एसिड्स की फेयर वैल्यू हमारे पास 36,000। साथ में हमें बताया गया ₹12,000 was also paid by A limited to settle the transaction। अब ऐसी सिचुएशन ए लिमिटेड ने पे करना है ₹12,000। अब अगर इधर गौर करें तो ए लिमिटेड के लिए एसिड गिवन अप की भी फेयर वैल्यू मौजूद है और जो एसिड उसने एक्वायर करना है उसकी भी फेयर वैल्यू मौजूद है। एम आई राइट? दोनों एसिड्स की फेयर वैल्यू गिवन हो तो हम लोग किसको प्रेफर करेंगे? ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू, एसिड गिवन अप की फेयर वैल्यू, और इसमें ऐड कर देंगे कैश पेड। और कैश कितना पे किया, तो न्यू एसिड ए लिमिटेड के लिए कितने का हो गया 24 प्लस 12 इज इक्वल टू 30। ये 36,000, जे वाला 36,000 बाय चांस लाजमी बात है फेयर वैल्यू के ऊपर ही आएगा। लेकिन हम लोगों ने किस तरह से ये 36 कैलकुलेट किया है, 24,000 फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड प्लस 12,000 कैश पे। अब ए लिमिटेड के लिए इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? एक्सचेंज ऑफ एसिड प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 ए लिमिटेड। और ए लिमिटेड की जर्नल एंट्री जब बनाने लगेंगे,
एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में एसेट एक्वायर भी किया जाता है और एसेट को डिस्पोज भी किया जाता है। तो हम लोग अपना एसेट अकाउंट, एसेट कौन सा है हमारे पास, क्या उसने एसेट का नाम बताया? तो इट्स प्लांट विद बी लिमिटेड। तो एसेट का नाम प्लांट है। तो हम लोग यहां पर आके अपने पास लिखेंगे प्लांट अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब कितनी अमाउंट से डेबिट करेंगे प्लांट अकाउंट को? अच्छा, अब ये क्या 36,000 क्वेश्चन में ही गिवन था? नहीं, आपने बनाया तो इसकी वर्किंग यहाँ पे शो करो इसके सामने कि ये 36,000 कैसे आया। ये साथ ही आप लोगों ने वर्किंग शो कर दें। फिर न्यू एसिड आ गया, ओल्ड एसिड आप लोगों ने डिस्पोज करना है। डिस्पोज करना है तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होगी। ए एसिड के अकाउंट में मौजूद जो प्लांट है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी? 30,000। ये 30,000 यहां से डेबिट होगा। फिर कैश पे किया गया, कैश पे किया गया तो डेबिट होगा या क्रेडिट? क्रेडिट हो जाएगा। एसिड अकाउंट ओल्ड एसिड के अगेंस्ट डेबिट होगा या क्रेडिट? क्रेडिट कर देंगे। क्या इसके अलावा कुछ और डेबिट होगा? नहीं, अब क्रेडिट होने जा रहा है। तो आपने ना ये वाली लाइन खाली छोड़ देनी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि बैलेंसिंग वैल्यू डेबिट साइड पर है या क्रेडिट साइड पर है। तो आपने जितनी भी डेबिट एंट्रीज हो वो रिकॉर्ड करने के बाद इसकी लास्ट की लाइन खाली छोड़ देनी है। फिर आपने आना है इधर, ओल्ड एसिड के लिए प्लांट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कौन सी अमाउंट के साथ? अगर यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया तो प्लांट अकाउंट क्रेडिट होगा कॉस्ट ऑफ एसिड के साथ, डब्ल्यूडीबी के साथ नहीं होगा। फिर कॉस्ट ऑफ एसिड के साथ डेबिट होगा। तो कॉस्ट ऑफ एसिड क्या है हमारे पास? 50,000। तो आप लोगों ने यहां पर 50,000 रिकॉर्ड किया, याद है। कैश पे किया आप लोगों ने, कैश अकाउंट क्रेडिट किया बाय रुपीज 12,000। अच्छा, अब देखें क्या कोई और ऐसी चीज बैलेंसिंग वैल्यू के अलावा जो आपने डेबिट या क्रेडिट करनी हो? कंप्लीट हो गया। अब डेबिट साइड का टोटल देखें 66, क्रेडिट साइड का टोटल देखें 62। कौन सी साइड पर डेफिसिट है? क्रेडिट साइड पर। बैलेंसिंग वैल्यू कहां जाएगी? अब ऐसा नहीं है कि आप यहां पे क्रेडिट साइड पर 12,000 के नीचे बैलेंसिंग वैल्यू लिखें। ये जो लाइन छोड़ी हुई थी जर्नल एंट्रीज के दरमियान, कभी भी लाइन नहीं छोड़ी जाती। अब अगर ये बैलेंसिंग वैल्यू होती डेबिट साइड पर तो मैं प्लांट ये प्रॉफिट और लॉस को यहां पे लिख देता, लेकिन अब अगर ये क्रेडिट साइड पर चाहिए तो इसको आके क्रेडिट साइड पे लिख दो। प्रॉफिट और लॉस बैलेंसिंग वैल्यू कितनी अमाउंट से? 4,000। और ये जर्नल एंट्री कंप्लीट। जैसे ही इतनी जर्नल एंट्री कर दें आपने नरेशन लिखनी है। नरेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ एसिड। और अंडरलाइन कर दें इसको। ए लिमिटेड के लिए आप लोगों ने एक्सचेंज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी। ऑलराइट, फिर आप लोगों ने बी लिमिटेड के लिए काम करना था। इसी के बाद जाएं और बी लिमिटेड लिख दें। बी लिमिटेड। अच्छा, बी लिमिटेड के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन वैल्यूज में फर्क आएगा। बी लिमिटेड के लिए देखें तो उसने अपने प्लांट अकाउंट को डेबिट करना है, लेकिन वो अपने प्लांट अकाउंट को डेबिट कौन सी वैल्यू के साथ करेगा, जरा आप गौर से देखना। अब आप लोगों ने बी लिमिटेड के लिए सोचना है। बी लिमिटेड का जो एसिड गिवन अप है, क्या उसकी फेयर वैल्यू गिवन? यस। तो हम लोग इसकी फेयर वैल्यू यूज करेंगे।
हम 36,000 उठाएंगे। फिर बी लिमिटेड ने कैश रिसीव किया या पे किया? रिसीव किया, तो ऐड करूं इस फेयर वैल्यू में या लेस करूं? तो 36,000 में से 12,000 लेस कर दो, तो जो न्यू एसिड बी लिमिटेड को मिल रहा है उसकी वैल्यू क्या हो गई? 24,000। तो आप लोगों ने इधर बताना है 36,000 लेस 12,000, तो न्यू एसिड की वैल्यू। अब बी लिमिटेड अपना एक एसिड दे रहा है, तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जी, बी लिमिटेड के एसिड की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी? तो यहाँ पे 32,000। फिर बी लिमिटेड ने कैश रिसीव किया, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा बाय 12,000। अच्छा, क्या कोई और चीज डेबिट होगी? नहीं, ये लाइन छोड़ देनी है क्रेडिट लिखने से पहले। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पर आ जाओ। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में हम लोगों ने प्लांट अकाउंट, और प्लांट अकाउंट की कॉस्ट कितनी? यहां पर 60,000 आ गया। क्या क्रेडिट में कोई और चीज आएगी? नहीं। अच्छा, अब देखो क्रेडिट का टोटल 60, जबकि डेबिट का टोटल हमारे पास कितना है? 68। तो बैलेंसिंग वैल्यू कौन सी साइड पे जा रही है? क्रेडिट साइड पर। प्रॉफिट और लॉस, यहां पे लिखोगे बैलेंसिंग वैल्यू, बस इतना, और यहां पर आ जाएगा 8,000 और एक्सचेंज ऑफ एसेट या प्लांट, एक्सचेंज ऑफ प्लांट। अब ये आप लोगों का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्या आपको लगता है कि वो कहीं से हाफ मार्क्स भी डिडक्ट कर पाएगा? देखिए, मार्क्स गेन करना बहुत मुश्किल काम है। आपने सिर्फ इतनी एफर्ट पुट करनी है कि जो आपका पेपर चेक कर रहा है ना, उसको कहीं से ये ना मौका मिले कि उसने मार्क्स डिडक्ट कहां से करना है। आपका पता है मसला क्या है? एग्जामिनर बेचारा, चेक करने वाला खुद सोचता रहता है कि मार्क्स दूं कहां पर। इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को ना रिवर्स करो, कि वो चेक करने वाला ये सोचे कि भाई मार्क्स में डिडक्ट कहां से करो, उसको ये मौका ही ना मिले कि उसे डिडक्ट कहां से करना है। बिलीव मी, अगर आप लोग अपने सोल्यूशन देखें, या एक मरतबा मैं जरा इसको रैंडम किसी और को दे दूं और आपसे कहूं कि भाई इनको मार्क्स देना और खुले दिल से देना, सच में आप भी सोचोगे कि इसको मार्क्स दूं अब कहां पर जाकर। बनता ही नहीं है मार्क्स देना। बस ये कॉन्सेप्ट है जो आपको फेलियर की तरफ लेके चला। और आप लोग देखें, एक ही मर्तबा में अगर आप चीजों को एक सिस्टमैटिक वे में लेके चलेंगे ना, विद इन टाइम आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। राइटिंग भी अच्छी होगी, टाइम पे कंप्लीट भी होगा, नीट भी होगा, इजीली अंडरस्टैंडेबल भी होगा। वह हम लोग डॉक्टर्स तो बन नहीं रहे ना, चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, तो हमारे वो जो पेज लिखा हुआ हो ना दूसरों के लिए इजी हो अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 था, वो भी कुछ इसी से मिलता जुलता। देखें, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, पास जर्नल एंट्री। अब वंस अगेन भैया हम लोगों ने लेजर नहीं बनाकर देने उसको, जर्नल एंट्रीज की तरफ जाना है। किस चीज के लिए? इन द बुक्स ऑफ एंड एन लिमिटेड। चलिए अब जरा डाटा देखते हैं। क्या एम लिमिटेड एक्सचेंज प्लांट with the plant of and the following details are available for plant of M limited and N limited। अब जब एक टाइम पर एक चीज के बारे में सोचना है आप लोगों ने, आपका मसला है कि आप एट अ टाइम पूरे क्वेश्चन के बारे में सोच रहे होते हो। एम लिमिटेड के लिए कितने का एसिड बनेगा, एन लिमिटेड के लिए कितने का एसिड बनेगा, मतलब दिमाग को घुमा देते हो, तो सॉल्यूशन जाके प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ एम लिमिटेड का अकाउंटेंट, तो मैं वर्किंग भी एम लिमिटेड के लिए जाके करूंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, एम लिमिटेड।
जी। अब एम लिमिटेड के लिए अब डाटा को जरा पढ़ते हैं, क्या कहता है। एम लिमिटेड का जो एसिड है ना, उसकी कॉस्ट है 80,000 और उसकी कैमुलेटेड एप्रिसिएशन है 36,000। इसने एन लिमिटेड के एसिड के साथ ट्रांजैक्शन की और दोनों की फेयर वैल्यू गिवन नहीं है। क्या किसी एक की फेयर वैल्यू है? नहीं, दोनों की फेयर वैल्यू गिवन नहीं है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन ना हो तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसिड गिवन अप। तो क्या जो एसिड मैं देने जा रहा हूं उसकी को कैरिंग अमाउंट का मुझे पता नहीं है? क्या पता है मुझे? 80 और 36 का डिफरेंस। तो इसकी कैरिंग अमाउंट क्या आ जाएगी हमारे पास? 44,000। क्या साथ में कोई कैश की ट्रांजैक्शन हुई? अगर कोई कैश की ट्रांजैक्शन होती है हम उसको भी एडजस्ट करते। कैश की ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं। तो जो न्यू एसिड मेरे पास आ रहा है, प्लांट अकाउंट डेबिट हुआ बाय द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसिड गिवन। ऑलराइट, बाय द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसिड गिवन अप। और ये कैरिंग अमाउंट ऑफ एसिड गिवन अप आपके पास कैसे आई? 80,000 लेस। अच्छा, अब बैलेंसिंग की वैल्यू के लिए लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बता दिया था कि जब भी न्यू एसिड की रिकॉर्डिंग एसिड गिवन अप की कैरिंग अमाउंट पर होती है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कुछ भी नहीं जाता। अब सिंपली हमने क्या करना है, जो ओल्ड एसिड है इसको डिस्पोज करें। accumulated depreciation which is 36,000 and plant account which is, हाँ जी, कुछ और ऐसा जो मुझे डेबिट और क्रेडिट करना चाहिए? नहीं। अब देखें, क्या डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल हो नहीं गया? किसी बैलेंसिंग वैल्यू की जरूरत नहीं और आपके ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। सामने नरेशन लिखेंगे, एक्सचेंज ऑफ प्लांट। अच्छा भाई, नरेशंस के लिए अक्सर रिक्वायरमेंट में जब जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन आता है ना, तो मोस्टली वो कह देता है नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। तब नरेशंस का लिख देना गुनाह कबीरा है। उसने माइंड कर जाना है कि एक चीज से मैं तुम्हें मना कर रहा हूं, तुम क्यों मुझे बता रहे हो। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है और उसने कहा है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज और आपने नरेशन ना लिखी, तब गुनाह कबीरा है। ऑल राइट, कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो नरेशन मस्ट है। अगर उसे नहीं चाहिए होंगे तो आपको खुद बता देगा, और जिस काम से वो आपको रोक दे वो काम आपने नहीं किया। यहां पर ऐसा मत सोचिएगा मैं तो कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूं, एफिशिएंसी नहीं झाड़नी, वो आपसे ज्यादा एफिशिएंट है। ऑल राइट, तो आप जिस चीज के लिए कहे और जैसा सोल्यूशन मांगे बिल्कुल वैसा ही दें। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम लोगों ने वर्किंग करनी है अनलिमिटेड। जी, यहां पर भी हमारे पास एक न्यू प्लांट आएगा। प्लांट अकाउंट डेबिट होगा, कौन सी वैल्यू के साथ? द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट विच इज 54,000 लेस 46, 54,000। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ने डेबिट होना है बाय ₹46,000। कुछ भी और डेबिट नहीं हो रहा। जब क्रेडिट लिखने जाएंगे तो आज लाइन नहीं छोड़ेंगे हम लोग, कोई बैलेंसिंग वैल्यू नहीं आने वाली।
थर्ड लाइन पे ही आप लोगों ने अपना प्लांट अकाउंट को क्रेडिट किया बाय द कॉस्ट ऑफ एसिड गिवन अप। कोई और ऐसी एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन नहीं है जो आप डेबिट या क्रेडिट करें। आपकी जर्नल एंट्री देखें, 54 + 46 इज इक्वल टू 100। सिंपली नरेशन लिख दें, एक्सचेंज ऑफ प्लांट। आई होप कि आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अच्छे से समझ आ गया होगा और यही आपकी होम असाइनमेंट। अब आप लोग अपनी होम असाइनमेंट के साथ इसकी मैचिंग कर सकते हैं। किसी को सॉल्यूशन में कोई डाउट, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछना हो? अच्छा, अब तक के लिए एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जो हम लोगों ने डिस्कस किया ना, ये था बड़ा सिंपल सा टूल। ऑलराइट, आपको ऐसी ही सिचुएशन दी जाएगी और आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ एसिड को डिटरमिन करना होगा। अब देखिए भाई, जो एसिड डिस्पोज कर दिया और जो एसिड आपके पास रहा ही नहीं है, तो लाजमी बात है अब उसको तो डेप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं है ना, वो तो खत्म हो गया। हमने तो उसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन को भी खत्म कर दिया। लेकिन जो न्यू एसिड आप एक्वायर करने जा रहे हो और उसको फ्यूचर के लिए यूज भी करोगे, तो उसको डेप्रिशिएट भी तो करोगे। तो डेप्रिसिएशन के लिए सबसे पहली चीज द कॉस्ट ऑफ एसिड। तो हमारा फोकस अभी भी उसी चीज के ऊपर है कि कोई भी न्यू एसिड अगर हम एक्वायर करते हैं तो हमने उसकी कॉस्ट क्या रखनी है। अगर आपसे सिर्फ कॉस्ट डिटरमिन करने में मिस्टेक हो गई, तो समझ लेना कि आगे तमाम वो मिस्टेक्स कैरी फॉरवर्ड चल रही हैं। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी गलत, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी गलत, प्रॉफिट गलत तो इक्विटी का पोर्शन भी गलत आप लोगों का। तो मतलब कुछ भी ठीक नहीं रहता। तो इस वजह से अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ना फूंक फूंक कर कदम रखना है। मतलब सोच समझ कर हर एक कैलकुलेशन करनी है कि कहीं पे कोई छोटी सी मिस्टेक भी आप लोगों से ना हो जाए। ऑल राइट। अच्छा, अगर यही कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों से कहूं कि क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, और यहां पर देखें क्या कहते हैं, कंप्यूट gain or loss on disposal of fixed assets in each of the above transaction। अब उसने सिर्फ ये कहा है कि मुझे गेन और लॉस बताना है ऊपर वाली ट्रांजैक्शन। अब जो गेन और लॉस आप जर्नल एंट्री से भी बता सकते हो और आप लेजर से भी बना सकते हो। दोनों में से अब कुछ भी कर लो, उसने दोनों चेक कर लेनी है। क्योंकि अब उसने नहीं कहा कि जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में बताओ। लेकिन मोस्टली ये होता है कि FR1 के अंदर हम लोग जर्नल एंट्रीज को ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप लेजर्स भी बना लो तो गलत नहीं होने वाला, इधर आप लेजर्स भी बना सकते हैं। हमने ट्रांजैक्शन का गेन या लॉस बताना है एंड ईच इंडिपेंडेंट सिनेरियो। अब पहला सिनेरियो देखें, आपको क्या चीज गिवन, कहता है कैश रिसीव किया और कहता है अगर ब्रैकेट में होगा तो मैं पे कर रहा हूं। किस चीज के लिए? एसिड गिवन। अब ओरिजिनल कॉस्ट गिवन, बुक वैल्यू गिवन, एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ये गिवन, और जो एसिड रिसीव कर रहे हैं उसकी भी फेयर वैल्यू गिवन है। एम आई राइट? अच्छा, साथ में ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आ, अगर मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूं गेन और लॉस की कैलकुलेशन नहीं कर, मुझे सिर्फ ये बताओ कि इन तमाम सिचुएशंस में कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड क्या हो, कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड क्या होगी? तो जरा कैलकुलेट करके बताएं मुझे। फर्स्ट वन, आप लोगों ने क्या कैलकुलेट किया? फर्स्ट के लिए आप लोगों ने क्या कैलकुलेट किया? अमाउंट 7.4। अच्छा, कैसे? 8.5 में कैश रिसीव कर रहे हैं तो लेस कर दिया, तो आप लोगों ने मुझे क्या वैल्यू बताई इसके लिए? 7.4। किसी को कोई डाउट? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने 7.4 के अलावा कोई वैल्यू रखी हो? चले, सेकंड वन। सेकंड वन,
6.6 estimated fair value of asset given up plus cash paid 8.7 और इसके लिए 4.6। क्या सब बच्चों ने ऐसे ही किया? अगर इस क्वेश्चन के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन ना होती तो ये कॉस्ट आप लोगों ने बिल्कुल ठीक डिटरमाइन की हुई है। तो अक्सर क्वेश्चन में ऐसा होगा कि कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो जब नहीं होगी तो आपने बिल्कुल ऐसा ही सोल्यूशन देना है। हमारे रूल बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आप लोगों ने मुझे बताया, मतलब आपके रूल्स में कोई फर्क नहीं। लेकिन अब थोड़ा सा गौर करो, तो उसने आपसे क्या कहा कि इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 1 क्या करना है? फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर रिलायबली measurable. In case of transaction 2, fair value of asset received is clearly more evident. Fair value of asset received is clearly more evident. And the third transaction, fair value of neither asset is reliably measurable. जब ऐसी सिचुएशंस आ जाएं तो रूल थोड़े से चेंज हो जाते हैं। अब रूल ये क्या बनेंगे हमारे पास, इसके लिए हम देखेंगे इसकी समरी। और इसकी समरी को मैंने इस तरह से एक फ्लो चार्ट के जरिए से तैयार किया है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। अब आप लोगों ने यहां पर जरा अच्छे तरीके से समझते हैं। क्या सबसे पहली चीज कि एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस। सबसे पहली चीज ये देखनी है कि जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हम लोग करने जा रहे हैं क्या उसमें कमर्शियल सब्सटेंस है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कमर्शियल सब्सटेंस है। ऑलराइट, मतलब हमेशा एक्सचेंज ट्रांजैक्शन ऐसी ही किसी चीज की होती है जिसकी कमर्शियल सब्सटेंस पाई जाती है, मार्केट में उसकी कोई ना कोई वर्थ होती है, आपके भी यूज में आएगी वो चीज, तब भी जाके कोई एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करोगे। अब कोई एक ऐसा ही प्रोडक्ट हो जो आपके किसी इस्तेमाल की ना हो, क्या आप एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में उसको लेना पसंद करोगे? तो उसकी कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। तो अगर नहीं होगी तो वो क्लियरली क्वेश्चन में बता देगा एंड द ट्रांजैक्शन हैज नो कमर्शियल सब्सटेंस। ऑलराइट, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इट मींस दैट ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस। फिर ये बात समझ आ गई होगी। पहले चलते हैं नो की तरफ, कि अगर क्वेश्चन में सारा वो डाटा दे दे लेकिन सिर्फ एक छोटी सी लाइन लिख दे एंड पर कि भाई बाकी सारी चीजें आपको बता रहे हैं, सिर्फ वो आप लोगों का ना नॉलेज टेस्ट करता है, आपको सारी चीज बता के एंड पे लिखते हैं एंड द ट्रांजैक्शन हैज नो कमर्शियल सब्सटेंस। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास रूल क्या होता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का कि एक्वायर्ड एसेट विल बी रिकॉर्डेड एट carrying value of asset given up plus minus cash। अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो मतलब एसेट्स की हमारी मार्केट में कोई वर्थ नहीं है। इट मींस दैट फेयर वैल्यू नहीं मिलने वाली। जब फेयर वैल्यू नहीं मिलने वाली तो रूल क्या था? कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस माइनस कैश। तो कहता है वही रूल है। किसी को कोई डाउट? अच्छा, अब बात आती है कि अगर कमर्शियल सब्सटेंस है, इट मींस दैट कि अगर फेयर वैल्यूज वगैरह हमें मिल जाती हैं तो ऐसी सिचुएशन में अब हम यस की तरफ गए। जब आपको पता चल गया कि कमर्शियल सब्सटेंस है, आपने पहला क्वेश्चन पूछना है, क्या फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज मोर क्लियरली एविडेंट। ऐसा होता है कि जो न्यू एसेट आप एक्वायर करने जाते हो वो तो मार्केट में इन है, उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर आप ज्यादा ट्रस्ट शो कर सकते हो, वो मोर क्लियरली एविडेंट होगी। लेकिन जो आपका पुराना एसेट है मे बी वो मार्केट में इतनी वर्थ ना रखता हो। तो ऐसी सिचुएशन में अब आंसर मिलेगा आपको या तो यस की फॉर्म में या फिर कब, जब आपसे कहा जाएगा फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, न्यू एसेट की फेयर वैल्यू
इज मोर क्लियरली एविडेंट, तो और आंसर मिला यस की फॉर्म में। तो आपने एसिड को रिकॉर्ड करना है न्यू एसिड की फेयर वैल्यू, एसिड को रिकॉर्ड करना है न्यू एसिड की फेयर वैल्यू के ऊपर। अब ये रूल कौन सा है जो हम लोगों ने पढ़ा था? दोनों एसिड की फेयर वैल्यू गिवन है, दोनों एसिड्स की फेयर, हमारा रूल क्या था? फेयर वैल्यू ऑफ एसिड गिवन। बिल्कुल सही बात, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू ये है, न्यू एसिड की फेयर वैल्यू ये है, लेकिन न्यू एसिड की फेयर वैल्यू मोर क्लियरली एविडेंट है, तो फिर न्यू एसिड की फेयर वैल्यू को प्रेफरेंस दोगे। अगर ये वर्ड यूज हो जाए, द फेयर वैल्यू ऑफ एसिड एक्वायर्ड इज मोर क्लियरली एविडेंट, तो ऐसी सिचुएशन में आपने जाके रिकॉर्ड करना है एसिड एक्वायर्ड विल बी रिकॉर्डेड एट ऑफ। मेरी बात समझ आई? अब चाहे दूसरे एसिड की, एसिड गिवन आपकी फेयर वैल्यू गिवन हो भी, तब भी आपने उसको यूज नहीं करना। हो गई बात क्लियर? अच्छा, जब आपको पता चला कि नहीं एसिड एक्वायर्ड की जो फेयर वैल्यू है मोर क्लियरली एविडेंट नहीं है, तो हमने पूछा कि क्या फेयर वैल्यू ऑफ एसिड गिवन अप कैन बी मेजर्ड रिलायबली, कि क्या अगर हम लोग अपना पुराना एसिड मार्केट में लेकर जाएं तो हमें क्या अपने एसिड की फेयर वैल्यू इजीली मिल जाएगी? क्या हम उसको रिलायबली मेजर कर सकते हैं? आंसर मिला यस। तो कहा गया कि अगर ये वाली न्यू एसिड की फेयर वैल्यू मोर क्लियरली एविडेंट नहीं है, लेकिन एसिड एको गिवन अप की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर हो सकती है, तो उसी को यूज कर लो। फेयर वैल्यू ऑफ एसिड गिवन अप प्लस माइनस कैश। अगर सबसे पहली चीज, मतलब दोनों एसिड की फेयर वैल्यू गिवन है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो रूल क्या है? एसिड गिवन अप की फेयर वैल्यू। ऑलराइट, लेकिन अगर साथ में वो ये कहते कि न्यू एसिड की फेयर वैल्यू मोर क्लियरली एविडेंट है, तो फिर न्यू एसिड की ही फेयर वैल्यू पे अपना एसिड रिकॉर्ड करोगे। ओके हो गया? लेकिन उसने ऐसी कोई बात नहीं की, और उसने आपसे ये कह दिया कि भाई एसिड्स की जो फेयर वैल्यू है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं रिलायबली, तो फिर आप लोगों ने ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्डिंग कर। ओके हो गई बात? लेकिन अगर वो आपसे कहे कि फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं हो सकती, तो फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसिड गिवन अप प्लस माइनस कैश। आपको मेरी बातें समझ आई? अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि आपको मेरी बातें कितनी समझ आई। अब आप मुझे बताएं कि ये जो आप लोगों ने मुझे कॉस्ट ऑफ एसिड्स लिखवाई हैं, क्या ये ठीक है या इनमें किसी चेंज की जरूरत है? अब एक मतलब फिर से इस क्वेश्चन को देखो, और 1 2 3 ट्रांजैक्शन में कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड के बारे में मुझे बताओ। हाँ जी, चेंज की जरूरत है इनमें करने, तो मतलब अगर आप ऐसा कर लेते तो क्वेश्चन गलत नहीं हो गया था आप लोगों का। अच्छा, अब क्या चेंज की जरूरत है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपनी फर्स्ट ट्रांजैक्शन को। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हमें क्या कहा गया था? बोथ एसिड्स आर। भाई जब रिलायबली मेजरेबल है ना, देखो मोर क्लियरली एविडेंट की बात नहीं की, मोर क्लियरली एविडेंट की बात नहीं की गई, कहता है रिलायबली मेजरेबल दोनों एसिड की फेयर वैल्यू। इट मींस दैट दोनों एसिड की फेयर वैल्यू गिवन है, तो हम किसको प्रेफरेंस दिया करते हैं? ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू प्लस माइनस कैश। ऑल राइट, तो ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू माइनस कैश, तो ये वैल्यू ठीक है, इसमें किसी चेंज की जरूरत नहीं है। चेंज कहां पे रिक्वायर्ड था? जब बात आई थी ना यहां पर। अब आप लोगों ने क्या किया था? आपको तो दोनों फेयर वैल्यूज गिवन थी, आप लोगों ने क्या किया? आपने ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू ली, लेकिन वो आपसे कह रहा है कि भाई न्यू एसिड की फेयर वैल्यू मोर क्लियरली एविडेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग ओल्ड एसिड की फेयर वैल्यू पिक नहीं करेंगे।
हम किस पर जाएंगे, न्यू एसिड की फेयर वैल्यू। और जब न्यू एसिड की फेयर वैल्यू ली जाती है तो कैश प्लस माइनस नहीं होता। तो ये अब वैल्यू क्या बन जाएगी इसकी, 8.7 नहीं आएगी। न्यू एसिड की वैल्यू 9 का अपनी फेयर वैल्यू पे रहेगा। बात क्लियर हो गई। अच्छा आप देखें, इन केस अगर यहां पर आप ये कैश ऐड कर देते सपोज, तो वैल्यू क्या बन रही है, 11.1। कहां गया प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जिसने आपको मना किया था कि एसिड को ओवरस्टेट ना करना। तो एक 9 रुपए या 9 मिलियन का एसिड 11.1 मिलियन पे आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, सोचने की बात है ना। तो ऐसा नहीं है जैसे एसिड को आपने ओवरस्टेट कर दिया है तो आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते। भाई 9 मिलियन का एसिड है, 9 मिलियन का ही रिकॉर्ड करो, इससे ज्यादा पे तो नहीं जा। इसीलिए फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसिड के साथ कैश की ट्रांजैक्शन की एडजस्टमेंट्स नहीं हो। क्लियर। नेक्स्ट वन देखें, अब उसने क्या कहा, नाइदर एसिड्स रिलायबली मेजरेबल। तो फेयर वैल्यू दोनों की इग्नोर हो जाएंगी, दोनों ही रिलायबली मेजर नहीं हो सकती, दोनों इग्नोर होंगी। तो एसिड कौन सी वैल्यू पर जाएगा, बुक वैल्यू ऑफ एसिड गिवन अप, और वो क्या है 3.4। ऑलराइट 3.4 और कैश कुछ साथ, इसके साथ कैश प्लस माइनस होता है और वो है ही नहीं। तो न्यू एसिड रिकॉर्ड होगा 4.6 पे नहीं होगा। तो अगर आप लोग पुराने कॉन्सेप्ट के मुताबिक चलते और आज ये वाला कॉन्सेप्ट में आपको ना देता तो आप लोग सिर्फ एक ट्रांजेक्शन के मार्क्स गेन कर सकते थे। सपोज कि अगर ये 6 मार्क्स का होता तो आपके 2 मार्क्स आते, तो पेपर फेल, 50% भी नहीं बने। ऑलराइट अच्छा अब ये ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर सकते हो, करो जरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो। हम लोगों ने बताना है ना कंप्यूट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, हम जर्नल एंट्री के थ्रू बताएंगे। ट्रांजैक्शन 1, 2 एंड 3 की जर्नल एंट्री जल्दी से प्रिपेयर करके देंगे। अब देखिए इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, हम लोगों ने वन बाय वन हम इन ट्रांजैक्शंस के साथ डील करेंगे। ये हमारे पास है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4। और इसकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन, अच्छा अब देखें एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हो रही है, एसिड को का नाम बताया गया कहीं पे, फिक्स एसिड, ठीक है हम लोग भी फिक्स एसिड का ही वर्ड यूज कर लेंगे फिर इसके लिए। एक फिक्स एसिड एक्वायर कर रहे हैं और एक फिक्स एसिड हम लोग गिवन डिस्पोज एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले फिक्स्ड एसिड अकाउंट को डेबिट करेंगे। अच्छा मेरी बात सुनिएगा, देखिए बेटा ये कोई एमसीक्यूज तो है नहीं ना कि एग्जैक्ट आंसर मिल गया तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे और नहीं मिला तो नहीं मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यहां पर आपको जितना आता है उतना जरूर लिख लिया करो। जो चीज डेबिट या क्रेडिट आपसे हो सकती है ना, एटलीस्ट आप लोगों ने उतना जरूर लिखना है कि हो सकता है कि वो मुझे 2 में से 1 नंबर दे दे बाकी चीजें लिखने के। और आप लोग सोचो कि हो सकता था कि ये वाली वैल्यूज गलत हो जाएं, लेकिन मैं ये डिस्पोजल तो ठीक से रिकॉर्ड कर सकता था ना, कैश की ट्रांजैक्शन को तो ठीक से मैं रिकॉर्ड कर सकता था ना कि ये डेबिट होगा ये क्रेडिट होगा। और तीनों में से अगर एक एक नंबर भी दे देता तो मुझे पासिंग मार्क्स तो मिल चुके थे। एक ऐसे क्वेश्चन थे जो मेरा गलत हुआ है। ऑलराइट तो इतनी एफर्ट जरूर पुट करनी है, किसी भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना, किसी भी क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ब्लैंक नहीं हो जाना। क्या आप इसमें से डिस्पोजल नहीं रिकॉर्ड कर सकते थे, तो एटलीस्ट वो तो करो ना। अब देखें फर्स्ट के लिए कॉस्ट ऑफ एसिड कैसे कितनी बनी, कैसे बनी 8.5 लेस 8.5 लेस 1.1, हाँ जी वैल्यू क्या आ गई। अच्छा अब देखें एक तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। आपको कॉस्ट ऑफ एसिड गिवन है और आपको भाई कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डिफरेंस
बुक वैल्यू, कॉस्ट और बुक वैल्यू का डिफरेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो आपने इन दोनों का डिफरेंस लेना था 3 पॉइंट, ये है आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 10.3 में से माइनस किया 6.4, द वैल्यू इज ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिर देखो हम लोगों ने ना कैश रिसीव किया, तो कैश डेबिट हो गया, कैश अकाउंट डेबिट कितना। अब ये वाली लाइन खाली छोड़ दी, क्योंकि हम लोगों ने बुक वैल्यू के ऊपर तो नहीं रिकॉर्डिंग की ना, कैरिंग अमाउंट पर, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में वैल्यू आएगी। फिर हम लोगों ने जाकर फिक्स एसेट, इसकी कॉस्ट विच इज 10.3। अब क्या कोई और चीज क्रेडिट होगी इधर? नहीं। तो क्रेडिट साइड का टोटल है 10.3, डेबिट साइड का टोटल 7.4 प्लस 3.9 एंड 1.1 इज इक्वल टू 12.4। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड बैलेंसिंग वैल्यू विच इज एक्सचेंज ऑफ फिक्स्ड एसेट। हाँ जी, अब किसी को कोई डाउट? आई होप के आप लोग ये सेकंड एंड थर्ड की जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर देंगे। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेसिकली क्या था, यहां पर अब उसने जर्नल एंट्रीज तो नहीं मांगी थी ना, तो हम लोग उसको क्या बताएंगे, गेन ऑफ रुपीज 2.1 मिलियन, ये है हमारा सोल्यूशन। ओके हो गई बात? जी हाँ, तो एसिड को पे रिकॉर्ड कर सकते हैं जी। हाँ जी, मतलब फिर एक्यूमुलेटेड, बात सुन लें, जैसे अब यहां पर हमारे पास एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन गिवन नहीं थी, लेकिन क्या एसिड की WDV गिवन थी? आप एसिड की WDV पर भी उसको डिस्पोज कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे क्योंकि गिवन भी नहीं थी, और एसिड अकाउंट को क्रेडिट करोगे उसकी बुक वैल्यू पर, विच इज, तब भी सेम आंसर है। हाँ, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी और एसिड अपनी कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। फिर आप लोग एसिड को उसकी बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करो। ओके, एसिड की बुक वैल्यू गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, उसको बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। एसिड की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, तो आप लोगों ने कभी भी उसको बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं कर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से खत्म होगी और एसिड अपनी कॉस्ट पर अलग से क्रेडिट होगा। डन? कोई और क्वेश्चन? सेकंड एंड थर्ड पार्ट आप लोगों ने खुद से कर लेना है। स्टडी टेक्स्ट में देखें तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक्सचेंज ट्रांजैक्शन आई थी, उससे रेलिवेंट यही वो क्वेश्चन था जो हम लोग अभी सॉल्व कर रहे थे, ट्रांजैक्शन 1 2 3, लेकिन साथ में इसके फोर्थ ट्रांजैक्शन भी मौजूद है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोगों ने कंप्लीट कर लेनी है। एग्जाम्पल नंबर 2 को आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है और साथ में सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को एक मरतबा आप लोगों ने रीड करके आना है। जितना हम लोग पढ़ा चुके हैं आप लोगों ने ये स्टडी करके आना है। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन, ये आप लोगों का पहले से जाना पहचाना कॉन्सेप्ट है। ये आपकी होम असाइनमेंट है कि आपने ये डेप्रिसिएशन के चारों मेथड्स बुक में से रीड करके आने हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ डिजिट मेथड, प्रोडक्शन एंड आउटपुट मेथड, ये आप लोगों ने मतलब सेकंड पॉइंट आप लोगों ने कंप्लीट करके आना है।
हम इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहेंगे। ओके, थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करूंगा, लेकिन इसकी जो इजी इजी चीजें हैं वो आप लोगों ने खुद से सॉल्व करके आनी है, ताकि हम लोग आगे अपने कॉन्सेप्ट्स को बढ़ा सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।